अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल समद है और आज हम लोग डिस्कस करेंगे उन टिप्स के बारे में, कुछ ऐसी टिप्स जो कि किसी भी सब्जेक्ट को सीखने में हमारी हेल्प करती हैं। ठीक है, 12 टिप्स टू हेल्प यू लर्न एनीथिंग। तो जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ये सवालात करते हैं कि हम किस तरह से किस सब्जेक्ट के अंदर अच्छे मार्क्स लेकर आएँ, या हमें ये सब्जेक्ट समझ में नहीं आता, या फ़लाँ सब्जेक्ट के अंदर समझने में मुश्किल होती है, या फ़लाँ टॉपिक को कवर करने में मुश्किल होती है। अब ये चाहे स्कूल के स्टूडेंट्स हों, कॉलेज के स्टूडेंट्स हों, या कि इवन के यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हों, तो उन तमाम के लिए मैंने ये सॉर्ट ऑफ प्रेजेंटेशन प्रिपेयर की है, जो कि कुछ टिप्स मैं इसमें शेयर करूँगा आप लोगों से कि किस तरीके से किसी भी सब्जेक्ट को लर्न किया जा सकता है। और आजकल का जैसे दौर है, इंटरनेट का दौर है, तो यानी इतनी मुश्किलात हैं नहीं हमारे लिए कि यानी सीखना इतना मुश्किल है नहीं बेसिकली। तो हम किस तरीके से किसी भी सब्जेक्ट को मास्टर कर सकते हैं, किस तरह उसको सीख सकते हैं और अच्छे मार्क्स एग्ज़ाम के अंदर ला सकते हैं, या इस तरह सीख सकते हैं कि हम आगे उसको कन्वे भी कर पाएँ। तो इस प्रेजेंटेशन में मैं कुछ टिप्स आप लोगों से शेयर करूँगा। तो स्टार्टिंग फ्रॉम नंबर 1, ये है जी, लर्न टू आइडेंटिफाई रेपुटेबल रिसोर्सेज। इसको मैंने नंबर 1 पे इसलिए रखा है कि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यानी कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको सबसे पहले ये पता हो कि आप जहाँ से स्टडी कर रहे हैं, आप जहाँ से पढ़ रहे हैं, वो रेपुटेबल रिसोर्स है। वो ऐसे नहीं कि कोई फेक डॉक्यूमेंट है या फेक वेबसाइट है, या कोई किसी प्रेजुडिस ऑथर की लिखी हुई बुक है। तो आप एक रेपुटेबल सोर्स लें, वहाँ से आप जाके सेलेक्ट करें कि आपने क्या पढ़ना है। यानी आपका जो भी सब्जेक्ट है, आप उसके बारे में इंटरनेट पर सर्च करें और आप किस तरह से रेपुटेबल रिसोर्सेज को देख सकते हैं। तो यानी कि यहाँ हम डिस्कस करें तो पहला पॉइंट कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो इंटरनेट पे हमें मिलती है वो नॉन रिलायबल होती है। ठीक है, यानी उस पर रिलाई नहीं किया जा सकता। फैक्ट्स एंड फिगर्स बहुत सारे, इंटरनेट एक बहुत बड़ी यानी कि बहुत बड़ा वेब है जहाँ लोग अपनी मर्ज़ी से फैक्ट्स एंड फिगर्स भी डाल देते हैं। तो हम कहीं से भी, ऐसा नहीं है कि हम कहीं से उठा के उसको यानी उससे स्टडी करें। तो ओवरऑल देखा जाए तो इंटरनेट एक इंफॉर्मेशन का वेब है जहाँ बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है, जो कि जिसमें से रिलायबल और अनरिलायबल इन्फॉर्मेशन को अलग करना ज़रूरी है, ताकि आप सही तरीके से और अच्छे तरीके से अपने सब्जेक्ट को समझ सकें और उसको मास्टर कर सकें। फिर अगर हम बात करें कि रिलायबल इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिल सकती है, तो इस रिलायबल इन्फॉर्मेशन के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है एकेडमिक जर्नल्स। एकेडमिक जर्नल्स क्या होते हैं? एकेडमिक जर्नल्स किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी टॉपिक के हवाले से, फॉर एग्जांपल आपकी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं अगर आप, तो इंजीनियरिंग के हवाले से मुख्तलिफ जर्नल्स हैं, साइंस जर्नल्स हैं, इंजीनियरिंग जर्नल्स हैं, इंटरनेशनल जर्नल्स पब्लिश होते हैं। तो इसी तरह आर्ट्स के जर्नल्स हैं। तो यानी आप रिलायबल इन्फॉर्मेशन आप यहाँ एकेडमिक जर्नल से आपको मिल सकती है। अगर आप ये पूछते हैं कि ये एकेडमिक जर्नल्स हमें कहाँ से मिलेंगे, तो ये भी इंटरनेट पर जो गूगल स्कॉलर है, गूगल स्कॉलर से आपको इजीली ये जर्नल्स वहाँ से आपको मिल जाएंगे, आपकी जो चॉइस और जो नीड आपको होगी। इसके बाद एक और जो रेपुटेबल सोर्स है स्टडी के लिए, वो होता है गवर्नमेंट एजेंसीज़ का। जो गवर्नमेंट की एजेंसीज़ हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पता करना चाह रहे हैं तो देयर इज़ वापडा, नेपरा, अगर पाकिस्तान की बात करें तो, ठीक है। अगर आप ऑयल्स के बारे में कुछ स्टैटिस्टिक्स फाइंड करना चाह रहे हैं या उसको समझना चाह रहे हैं, तो वहाँ उसके लिए आपके पास ओगरा है, ठीक है, ऑयल एंड गैस रेगुलेशन अथॉरिटी। इस तरह मुख्तलिफ गवर्नमेंट का हेल्थ डिपार्टमेंट है। अगर आपको किसी डिज़ीज़ के बारे में इन्वेस्टिगेट करना है, उसकी स्टैटिस्टिक्स देखनी है, तो यू हैव रेपुटेबल रिसोर्सेज
ऑफ गवर्नमेंट एजेंसीज़, और फिर जो रेपुटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन पे आप जाके उनकी वेबसाइट्स पे जाके आप देख सकते हैं और वहाँ से लर्न कर सकते हैं चीज़ों को। और फिर एक और चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो है लुकिंग फॉर नॉन बायस्ड सोर्सेज। अब ये नॉन बायस्ड सोर्सेज क्या चीज़ें हैं? मिसाल के तौर पे आप एक प्रोडक्ट के बारे में स्टडी करना चाह रहे हैं, आप एक मोबाइल के बारे में स्टडी करना चाह रहे हैं और आप उस कंपनी की मोबाइल की वेबसाइट पे चले जाते हैं, तो वो आपको एक बायस्ड इंफॉर्मेशन देंगे, यानी वो अपने प्रोडक्ट को ही अच्छा कहेंगे तो उसको बड़ा बड़ा चढ़ा के बयान करेंगे, तो वो एक बायस्ड आपको नॉलेज मिलेगी। इसी तरह से आप स्टडी के हवाले से भी इसकी एनालॉजी बना सकते हैं कि यानी मुख्तलिफ़ जगह पे जो प्रोडक्ट है उसके बारे में ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी, बल्कि एक बायस्ड आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी, जो कि ऑब्वियसली सही नहीं है। तो आपको मुख्तलिफ़ रिसोर्सेज को देखना पड़ेगा, आगे पीछे जाके और मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स पे जाके उसको सर्च करना पड़ेगा कि फ़ुला प्रोडक्ट या फ़ुला सब्जेक्ट के बारे में या फ़ुला टॉपिक के बारे में या फ़ुला जो भी मेथड है उसके बारे में आप कहाँ से कंपेयर करके आप देखेंगे कि व्हाट इज़ द राइट इन्फॉर्मेशन, कि सही इन्फॉर्मेशन क्या है। तो आप उसमें से फ़िल्टर आउट करते जाएंगे कि ये ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये बायस्ड इन्फॉर्मेशन है, ये वेबसाइट इसको प्रमोट करती है इस चीज़ को, तो वो उसके बारे में उसने बायसनेस की हुई है, तो आप उसको निगलेक्ट कर देंगे। तो एक बहुत इजी सा टूल है इस चीज़ को समझने का कि हाउ टू फाइंड अ रिलायबल इंफॉर्मेशन सोर्स फ्रॉम इंटरनेट। तो यहाँ हमने स्टडी किया कि रेपुटेबल रिसोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं, और अगर हम बात करें इंटरनेट की तो उसमें बहुत ज़्यादा अनरिलायबल इन्फॉर्मेशन है, नॉन रिलायबल इन्फॉर्मेशन है, तो वहाँ पर से आप किस तरह फ़िल्टर आउट करके अपनी मकसद की चीज़ को निकाल सकते हैं। अच्छा जी, हम चलते हैं नंबर 2 टिप के ऊपर, जो कि है रीड बुक्स एंड अदर मटेरियल्स रिगार्डिंग योर सब्जेक्ट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप जिस टॉपिक को स्टडी करना चाह रहे हैं उसके लिए आप बुक्स भी पढ़ें, और उससे रिलेटेड जो मटेरियल है, चाहे वो इंटरनेट पर अवेलेबल हो या लाइब्रेरीज़ में अवेलेबल हो, उसको आप जाके ज़रा सर्च करें। तो यहाँ पर मैंने कुछ आपको टिप्स दी हुई हैं, वो ये हैं कि सबसे पहले तो आप डेटाबेसेस को खंगाल सकते हैं। लेक्सिस नेक्सिस और JSTOR के नाम से डेटाबेसेस हैं जहाँ पे आपको बुक्स अपनी मर्ज़ी की मिल सकती हैं। इसके अलावा स्क्रिप्ट एक वेबसाइट है जहाँ से आपको अपनी मर्ज़ी की बहुत सारी बुक्स मिल सकती हैं, ठीक है। तो इस तरह आपकी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी है, आपकी स्कूल लाइब्रेरी है, कॉलेज लाइब्रेरी है, वहाँ आपको बुक्स भी मिल सकती हैं बहुत सारी, आपको डेटाबेसेस से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, आप गैदर कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप जो पीयर रिव्यूड पब्लिकेशंस हैं, जो रिव्यूड पब्लिकेशंस हैं उस सब्जेक्ट के बारे में, उस टॉपिक के बारे में, उसको जाके रीड करें, और उसके लिए मैंने आपको डेटाबेसेस बता दिए हैं। अच्छा, और इसके अलावा जो एक और जगह है, एक और वेबसाइट है प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग के नाम से, जिसको आप जाके सर्च कर सकते हैं। वहाँ बहुत ज़्यादा आपको अच्छी क्वालिटी का क्लासिक वर्क मिल जाएगा, जहाँ जो भी आप टॉपिक वगैरह या सब्जेक्ट इंजीनियरिंग के हवाले से हो, साइंस के हवाले से हो, मेडिकल हो, आर्ट्स हो, ठीक है, तो वो आप जाके वहाँ से सर्च कर सकते हैं। और इस प्रोजेक्ट से आप जाके अपनी मकसद की जो मटेरियल है, जो बुक्स हैं, वहाँ से जाके उठा सकते हैं। तो ये 3 मैंने आपको चीज़ें बता दी। लेक्सिस नेक्सिस, JSTOR, ये 2 डेटाबेसेस हैं, और प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग जो है वो वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा इसके अलावा और चीज़ें यानी इन डेटाबेसेस के अलावा भी और बहुत कुछ मिल सकता है यहाँ से। फिर एक और जो चीज़ है वो है आपकी लोकल लाइब्रेरी। लोकल लाइब्रेरी यानी कि आपके स्कूल में मौजूद लाइब्रेरी है, आप स्कूल में अगर स्टूडेंट हैं, या अगर आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं तो कॉलेज की लाइब्रेरी है, ठीक है। यूनिवर्सिटी में है तो यूनिवर्सिटी में आपकी एक बुक्स की लाइब्रेरी है, जहाँ पे आपकी टेक्स्ट बुक्स वगैरह और आपको रेफरेंस बुक्स मिल जाएंगी, या आपकी डिजिटल लाइब्रेरी होगी जहाँ से आपको डिजिटल डाटा मिल जाएगा बुक्स का। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपका इंस्टीट्यूट है वो आपकी सब्जेक्ट और आपके टॉपिक के हिसाब से डाटा को गैदर करके रखता है, और आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको एक्सेस देता है उस डाटा तक,
ताकि आप इजीली उसको जाके सर्च कर सकें। तो इंटरनेट को सेकंड ऑप्शन रखते हुए जो पहला ऑप्शन है वो ये हो सकता है कि हम अपनी लाइब्रेरी को जाके खंगालें और अपनी टेक्स्ट बुक्स को जाके ज़रा रीड करें और जो भी हमारे एकेडमी के अंदर एकेडमिक लाइब्रेरी वगैरह है उसको जाके अच्छे तरीके से उसको जाके ज़रा चेक करें कि उसमें हमारी मतलब की बुक्स हैं या नहीं। क्योंकि अक्सर ये होता है कि हम टॉपिक उठाया, सब्जेक्ट उठाया और इंटरनेट पर सर्च करना शुरू कर देते हैं, हालांकि उस सब्जेक्ट और उस टॉपिक के हवाले से बहुत सारी बुक्स और बहुत अच्छी अच्छी बेहतरीन बुक्स आपकी लाइब्रेरी में मौजूद होती है। तो आप लाइब्रेरी तक जाएं, अपने लाइब्रेरियन से जाके बात करें, उसको टॉपिक बताएं, सब्जेक्ट बताएं, वो आपको बुक्स बता देगा किस शेल्फ पे रखी है। वहाँ जाके बुक्स निकालें और उनका इंडेक्स पढ़ें और उसको ज़रा रीड करें। तो ये मतलब इट इज़ एन अमेजिंग एक्सपीरियंस अगर आप इसको करके देखें। तो जो टेक्स्ट बुक्स हैं, जो रेफरेंस बुक्स हैं, वो बहुत अच्छा और बहुत मेजर सोर्स हैं, ज़बरदस्त सोर्स हैं आपकी लर्निंग का। इसके बाद जी आते हैं नंबर थर्ड जो टिप मैं यहाँ डिस्कस करूँगा आप लोगों से, वो है एजुकेशनल वीडियोस देखना। इंटरनेट का दौर है तो ख़ास तौर पे यूट्यूब, आप लोग जानते होंगे उसके बारे में। तो यूट्यूब पर यूट्यूब है और इसके अलावा और बहुत सारी साइट्स हैं जहाँ से आप वीडियोस देख सकते हैं। वहाँ वो एक बहुत ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है जहाँ आपके पास सैकड़ों, हंड्रेड्स ऑफ वीडियोस पड़ी हैं मुख्तलिफ़ टॉपिक्स के ऊपर। आप अगर इंजीनियरिंग के बारे में सर्च करना चाहते हैं तो आपको वहाँ इंजीनियरिंग के हवाले से वीडियोस मिल जाएंगी। अगर आप वहाँ कोई सॉफ्टवेयर सर्च करना चाहते हैं तो आपको सॉफ्टवेयर के हवाले से पूरी सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स मिल जाएंगे। कोई सब्जेक्ट आप ढूंढना चाहते हैं तो वहाँ पूरा सब्जेक्ट के एक एक टॉपिक को लेकर जो है वो पूरी सीरीज़ बनाई हुई है। इस तरह अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो आर्ट्स की तमाम चीज़ें वहाँ मौजूद हैं यूट्यूब की वीडियोस में और मुख्तलिफ और प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो साइंस की तमाम इन्वेंशंस और साइंस के टॉपिक्स डिटेल के अंदर डिस्कस किए हुए हैं। बहुत अच्छी क्वालिटी वीडियोस और बेहतरीन तरीके से उनको समझाया हुआ है। तो वहाँ से जाके आप यूट्यूब से जाके यानी आप वीडियोस देख सकते हैं। और ये वीडियो भी आप यकीनन यूट्यूब पर ही देख रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा एक यानी बहुत अच्छा सोर्स है लर्निंग का आपके लिए, जहाँ से आप सीख सकते हैं। तो यूट्यूब पे आप जाके बस आपको कुछ भी नहीं करना, आपने एक सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपके पास एक लिस्ट आ जाएगी, आपने उस लिस्ट में जाके खंगालना है कि यार कौन सी वीडियो जो है वो मेरे टॉपिक से करीब तरीन है, मेरे सब्जेक्ट से करीब तरीन है, मैं इसको देखूँ, उसको देख के समझूँ और समझने के बाद इसके नोट्स बना के इसको लिख लूँ। तो यूट्यूब पे जाके वीडियो आप देखेंगे तो इट इज़ मतलब यानी बेहतरीन तरीके से यूट्यूब के ऊपर वीडियोस अच्छे तरीके से उन्होंने बना के लोगों ने जो है वो डाली हुई है। टीचर्स हैं और बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। फिर आते हैं नंबर सेकंड। तो आजकल के दौर के अंदर एक और चीज़ आ गई है जो कि कहलाती है टेड टॉक्स, TED। तो यहाँ पे भी आपको बहुत डाटा मिल जाएगा। ये वीडियोस होती हैं कुछ प्रोफेशनल्स की और यानी लेक्चर्स होते हैं बेसिकली ये, और ज़्यादा बड़े लेक्चर्स नहीं होते। तो मुख्तलिफ़ टॉपिक्स के ऊपर आपको अपनी फील्ड के हवाले से बहुत सारा डाटा यहाँ से भी मिल जाएगा और एक थोड़ा अंडरस्टैंडिंग आपको मिलेगी अपनी चीज़ के बारे में, प्रैक्टिकल। यानी जिन लोगों ने उस फील्ड के अंदर टाइम लगाया होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं, या फिज़िक्स केमिस्ट्री के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं, तो उस फील्ड के जो लोग होंगे वो उनके लेक्चर्स होते हैं एक तरह के प्रोफेशनल्स के, जो कि वो स्टेज पर आके लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं। तो वहाँ से आप जो है आप लोगों को एक अच्छा डाटा मिल सकता है, आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल सकती है वहाँ से, क्योंकि वो सिर्फ थ्योरी की बात नहीं करते, वो प्रैक्टिकल की बात भी कर रहे होते हैं कि जो थ्योरी आप बुक्स में पढ़ते हैं उसको प्रैक्टिकली जब इंडस्ट्री के अंदर अप्लाई किया जाता है या बाहर लोगों में निकल के डिस्कस किया जाता है तो वो चीज़ किस तरह इम्प्लीमेंट होती है माशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर। तो वहाँ से आपको एक थॉरो अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी प्रैक्टिकल प्लस थ्योरेटिकल नॉलेज की। फिर हम आते हैं डॉक्यूमेंट्रीज़ के ऊपर। डॉक्यूमेंट्री क्या होती है? डॉक्यूमेंट्री एक किसी टॉपिक के ऊपर 1-1.5 घंटे की, आधे घंटे की एक वीडियो होती है जिसमें कोशिश की जाती है कि उस टॉपिक को अच्छी तरीके से कवर किया जा सके। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं
और आप बात कर रहे हैं टर्की के म्यूज़ियम के बारे में कि टर्की के में फुला म्यूज़ियम है, ठीक है, और वहाँ पे जो आर्टिफैक्ट्स रखे हुए हैं उनके बारे में, तो उस पर एक पूरी डॉक्यूमेंट्री आपको मिल जाएगी कि भाई वहाँ पे जो आर्टिफैक्ट्स रखे हैं वो कितने पुराने हैं, कैसे हैं। इस तरह आपके जो इजिप्ट है, इजिप्ट अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो इजिप्ट के अंदर किस तरीके से जो पिरामिड्स हैं वो बनाए गए थे, कितने पुराने हैं, उनमें क्या क्या है, वो कैसे हैं, क्या स्टोरीज़ उनसे रिलेटेड हैं, क्या उनसे रिलेटेड थियोरीज़ हैं। तो आप ये तमाम चीज़ें वहाँ डॉक्यूमेंट्रीज़ के अंदर देख सकते हैं। और इसका जो बेहतरीन सोर्स एक मुझे याद आ रहा है, वो जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो है नेशनल जियोग्राफिक। नेशनल जियोग्राफिक के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्रीज़ मिल जाएंगी अपने टॉपिक के हवाले से, ठीक है। तो इनके पास नेशनल जियोग्राफिक का अपना पूरा डेटाबेस है डॉक्यूमेंट्रीज़ का, जिसमें वो उन्होंने तकरीबन बायोलॉजी से लेके केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स, साइंस, इंजीनियरिंग, हिस्ट्री, आर्ट्स, ठीक है, और ये तमाम इन चीज़ों के बारे में डिस्कस किया हुआ है। तो जो डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं वो एक और मेजर सोर्स है लर्निंग का। तो यहाँ हमने 3 चीज़ों को डिस्कस किया। नंबर 1 इज़ के यूट्यूब, नंबर 2 इज़ टेड टॉक्स, ठीक है, और नंबर 3 इज़ डॉक्यूमेंट्रीज़। तो ये 3 चीज़ें जो आपको एजुकेशनल वीडियोस ये अपने सब्जेक्ट के ऊपर यहाँ से मिल जाएंगी। अब चलते हैं हम नंबर 4 टिप पे, जो कि है लर्न बाय ऑब्जर्विंग योर सराउंडिंग्स। अब अगर हम बाहर निकल आए, हम बुक से बाहर निकल आते हैं, हम वीडियो से बाहर निकल आते हैं, हम तमाम चीज़ें जो हमने डिस्कस की हमसे बाहर निकल आते हैं, हम कहते हैं हम बैठे हुए, हम चाह रहे हैं कि हम बैठे हुए या चलते फिरते या आगे या कहीं जाते हुए हम इस तरह लर्न करना चाह रहे हैं। हम थक गए हैं, बुक नहीं खोली जा रही या वीडियोस नहीं देखी जा रही, मोबाइल की बैटरी कम है, लैपटॉप की बैटरी कम है, चार्जिंग पर लगा हुआ है, दिल नहीं कर रहा आज, लर्निंग करते हैं ऐसी आगे पीछे से देखते हुए। तो ये कहलाती है लर्न बाय ऑब्जर्विंग योर सराउंडिंग्स, अपने इर्द गिर्द के माहौल को देख के चीज़ें लर्न करना। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें किसी लैंग्वेज को सीखने की, फॉर एग्ज़ाम्पल आप इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं, आप स्पेनिश सीखना चाह रहे हैं, आप चाइनीज़ सीखना चाह रहे हैं, कोई भी आप लैंग्वेज लर्न करना चाह रहे हैं, तो एक बहुत अच्छा मेथड है उसको लर्न करने का कि आप उस लैंग्वेज के अंदर न्यूज़ देखें या उस लैंग्वेज के अंदर कोई मूवी देख लें। तो इससे क्या होगा कि ना आपको बुक खोलनी पड़ी, ना आपको कोई मोबाइल में वीडियो देखनी पड़ी, कोई 10-15-20 मिनट का लेक्चर देखना पड़ा। आपने इसे क्या किया, आपने सिर्फ रिमोट उठाया, ऑन किया, और फॉर एग्ज़ाम्पल इंग्लिश अगर आप सीखना चाह रहे हैं, इंग्लिश चैनल आपने खोल लिया, CNN, BBC वगैरह जो भी है वो आप खोल के आपने उसके ऊपर उसको देखना शुरू कर दिया, आधा 1 घंटा उसको देखते रहे आप। इस तरह अगर कोई मूवी है, इंग्लिश मूवी आ रही है, तो आपने उसको जाके उसको देख लिया 1-1.5 घंटे की मूवी को। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो कैपेसिटी है लर्निंग की फ्रॉम योर सराउंडिंग्स वो बढ़ेगी, ठीक है। तो आपको ना बुक खोलनी पड़ी, ना कोई वीडियो देखनी पड़ी एजुकेशनल, आपने से वो अपनी यानी खेलते खेलते आपने सीख लिया, इसको अगर इन शॉर्ट कहा जाए तो। दूसरा, अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो जैसे मैंने बात की थी कि जो म्यूज़ियम है वो आपके लिए एक बहुत बड़ा सोर्स है लर्निंग का। आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, आपने कहा भाई मैं टर्की के म्यूज़ियम में जाके जो आर्टिफैक्ट्स हैं उनको देखना चाहता हूँ, आपने वहाँ जाके देखा, लर्न किया। अब तक आप किताबों में पढ़ते आए थे, पिक्चर्स देखते आए थे, आप वहाँ गए, घूमते फिरते आपने जाके म्यूज़ियम में जाके चीज़ें भी देख ली, कितने पुराने आर्टिफैक्ट्स पड़े हुए हैं, उनके ऊपर जो टैग लगे हुए हैं वो भी पढ़ लिए, जो गाइड था उससे आपने मालूमात भी ले ली, आप चलते भी रहे, फिरते भी रहे, सीखते भी गए। तो ये एक बड़ा अच्छा सोर्स हो जाएगा आपके लिए लर्निंग का। इसी तरह जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं उनकी अगर बात की जाए, जो साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं, तो वो अपने घर में मौजूद मशीन्स, अपने घर में मौजूद जो इक्विपमेंट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, उनको देख सकते हैं, उनको खोल खाल के उससे लर्न कर सकते हैं, जो पुराने घर के इक्विपमेंट पड़े हुए हैं। नए इक्विपमेंट को खोलेंगे तो शायद कुछ मुनासिब ना हो, लेकिन जो मशीन वगैरह पड़ी हैं, जो इस तरह की चीज़ें पड़ी हैं, उनको आप बड़े अच्छे तरीके से लर्न कर सकते हैं उन चीज़ों से। और इसके अलावा जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जो फैक्ट्रीज़ होती हैं, वहाँ जाके आप सीख सकते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं और अगर आप इंटर्नशिप करते हैं किसी इंडस्ट्री के अंदर, तो वहाँ आप जाके मशीन्स देख सकते हैं, वहाँ आप जाके इक्विपमेंट्स को देख सकते हैं, वो किस तरह चीज़ें बनती हैं, किस तरह चीज़ें बनाई जाती हैं, मेंटेनेंस किस तरह से होती है, ठीक है।
ये सब बातें आपको अपनी सराउंडिंग से मिल जाएंगी, तो आप चलते फिरते हंसते खेलते भी पढ़ सकते हैं। अब आते हैं जी नंबर 5 टिप के ऊपर, जो कि है गेट हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन द फील्ड। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस का मतलब क्या है कि आपने किताबें तो अच्छी खासी पढ़ ली, आप बिल्कुल पढ़ पढ़ के जो है वो किताबें पागल हो गए, लेकिन आप सब्जेक्ट को मास्टर नहीं कर पाएंगे। उसकी वजह क्या है कि जब तक आपने जो पढ़ा है उसको आप इम्प्लीमेंट नहीं करते, उसको प्रैक्टिकली नहीं देखते, तो तब तक आप उस सब्जेक्ट को लर्न करने के लिए उस सब्जेक्ट को लर्न नहीं कर पाएंगे। तो जैसे कि स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर प्रैक्टिकल्स होते हैं, वो इसीलिए रखे जाते हैं कि जब थ्योरी बंदा क्लास में पढ़े तो उसको लैब में आके उसका प्रैक्टिकल भी करे, और प्रैक्टिकल करके वो देखेगा कि जो मैंने पढ़ा है वो यहाँ इम्प्लीमेंट हो भी रहा है या नहीं हो रहा। तो जब उसको कंफर्म हो जाएगा कि भाई ये चीज़ कोई हवाई बातें नहीं है, ये प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी होती है, तो जो लर्निंग फेज़ है वो तेज़ हो जाएगा। तो जिस तरह मैंने यहाँ एक एग्जांपल लिखी है कि अगर आप एक वीडियो देखते हैं जिसमें आपको नाइटिंग सिखाई जाती है, जब तक आप किसी चीज़ को नाइट नहीं करेंगे तब तक आप लर्न नहीं कर सकते इस फील्ड को, ठीक है। इसी तरीके से अगर बात करें कि आपने वीडियो में या आपने अपनी बुक्स में सीखा कि सर्किट बना के किस तरह से बल्ब उसमें लगा के उसको चलाया जाता है, तो जब तक आप जाएंगे नहीं अपने घर से निकल के एक सर्किट बाय नहीं करके आएंगे, सर्किट ख़रीदेंगे जाके, या जब तक मोबाइल एक बल्ब ख़रीदेंगे, सेवर ख़रीदेंगे, ठीक है, कुछ वायर्स ख़रीदेंगे, उसको घर पे लेकर आएंगे, उसके साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसको बनाएंगे, तो जब तक आप बना के उसको चेक नहीं कर लेंगे कि हाँ जो चीज़ मैंने पढ़ी है वो प्रैक्टिकली भी इम्प्लीमेंट हो सकती है, तो तब तक आपकी लर्निंग कंप्लीट नहीं होगी। तो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस यानी कि प्रैक्टिकल करना बहुत ज़रूरी है। आप साइंस स्टूडेंट हैं तो आप केमिकल रिएक्शंस कर सकते हैं, आप फिज़िक्स के प्रिंसिपल्स की एप्लीकेशन को अप्लाई करके देख सकते हैं, जैसे मैंने बात की सर्किट के बारे में कि आप उसको चला के देख सकते हैं, ठीक है, सर्किट बना के उसमें कोई चीज़ लगा के आपने चला के देख लिया उसको। कोई केमिकल रिएक्शन आपने पढ़ा, भाई सोडियम को क्लोरीन से मिलाया तो ये सोडियम क्लोराइड बन गया, या फला कोई भी चीज़ है, ये तो मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, लेकिन अगर कोई रिएक्शन है तो वो रिएक्शन आपने देखा उठाया, आपने देखा कि आपके घर में उसके मुताबिक चीज़ पड़ी हुई है, आपने उसको उठाया, उसको उठा के बनाना शुरू कर दिया, लेकिन वो भी देख के ना, ऐसा नहीं कोई एसिड को आपने आग पर डाल दिया, ठीक है, तो वो भी देखभाल के कि आपके घर में विनेगर है वो एसिडिक एसिड है, ठीक है, इस तरह आपके जो लेमन है उसमें सिट्रिक एसिड होता है, इसी तरह जो साबुन है वो आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड से मिलकर बनती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपने इनका कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करके देख लिया, इनका कलर वलर चेंज करके कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा, यानी आपको देखने में लगेगा कि हाँ यार मैंने कुछ किया है या मैंने कोई एक्सपेरिमेंट करके देखा है, और फिर अपने अगले दिन जाके अपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जाके अपने प्रोफेसर या टीचर से जाके, लेक्चरर से जाके डिस्कस कर लिया उसको। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर आर्ट्स के स्टूडेंट की बात करें तो आर्ट्स के स्टूडेंट जो चीज़ें देखते हैं, समझते हैं कि जो मुख्तलिफ़ आर्टिफैक्ट्स बनाए जाते हैं, आर्ट्स की चीज़ें बनाई जाती हैं, तो उनको सिर्फ देख कर समझने से कुछ नहीं होगा, उनको जब तक वो आप हाथ से बैठ के बनाएंगे नहीं, कोई धागा लेके, कोई कागज़ लेके, कोई पेंसिल लेके, कोई कलर्स लेके, ठीक है, कोई और सजावट की चीज़ें लेके, जब तक आप उसको बनाएंगे नहीं, आप इस टॉपिक को समझ नहीं पाएंगे, उसको कम्प्लीटली अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। तो जब तक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं होगा आपके पास फील्ड का, आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, आप साइंस के स्टूडेंट्स हो, आप आर्ट्स के स्टूडेंट्स हो, आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, आप कोई भी हो, जब तक आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं होगा उस चीज़ का जो आपने पढ़ी है, आप लर्न नहीं कर सकेंगे। तो ये हमारा बड़ा एक एजुकेशन सिस्टम के अंदर ये फॉल्ट है कि जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो इतनी नहीं देता, बल्कि थ्योरी लोगों के जहन के अंदर भर देता है, और थ्योरी रट्टा लगाना और रट्टाफिकेशन और ये सब चीज़ें, मेमोराइजेशन, इससे ही हमारे यानी क्राइटेरिया बना देता है इसको एग्ज़ाम पास करने का, जबकि होना ये चाहिए कि प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स ज़्यादा होने चाहिए ताकि लोग चीज़ों को सीखें। अब आ जाते हैं नंबर 6 टिप के ऊपर, जो कि है लुक फॉर गाइडेड लर्निंग प्रोग्राम्स। अब जनाब इसका क्या मतलब है? गाइडेड लर्निंग प्रोग्राम्स क्या है? अनगाइडेड भी लर्निंग प्रोग्राम्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं, यानी कि आपको ऐसे प्रोग्राम्स देखने हैं, ऐसी जगहों पे जाना है कि जो बिल्कुल आपकी
रिक्वायरमेंट के मुताबिक हो। जैसे अगर आपने कोई लैंग्वेज सीखनी है तो आप गेम्स खेल सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे क्विज़ गेम्स आते हैं जो कि आप खेल सकते हैं। इस तरह से अगर आपने टाइपिंग सीखनी है तो टाइपिंग गेम्स आते हैं, आप कोई सेंटेंस आएगा उसको आपने एक ख़ास टाइम के अंदर टाइप करना है। तो ये मुख्तलिफ़ आपको ऐप्स मिल जाएंगी, या एंड्रॉयड के ऊपर, आईफोन के ऊपर बहुत सारी ऐप्स मिल जाएंगी जो आपको यानी ये इसको सीखने में मदद करेंगी। कोई लैंग्वेज सीखनी है आपने या कोई भी सब्जेक्ट सीखना है। फिर इसके अलावा सॉफ्टवेयर्स एक अच्छा सोर्स है। आपने डिज़ाइनिंग सीखनी है, आपने कहा मैंने ऑटोकैड, कैटिया, प्रो ई, सॉलिड वर्क्स, इस पे जाके मैंने काम करना है। आपने वो सॉफ्टवेयर लिया किसी से, कहीं से उठाया, इंटरनेट से उठा लिया, उसके ऊपर आपने काम करना शुरू कर दिया। तो जब तक आप उस पर बनाए, जब आप उस पर बनाएंगे तो आप चीज़ों को लर्न करेंगे। तो जो भी आपका जो कोर्स है उसको सीखने के दो तरीके हमने देख लिए, एक तो गेम्स और दूसरा सॉफ्टवेयर्स। तीसरा जो मैंने एप्लीकेशंस की बात की, एंड्रॉयड पे आपको एप्लीकेशंस मिल जाएंगी। जैसे कि अगर आप लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो उस पर आपको डुओलिंगो एक ऐप है जो कि मतलब मेरे ख़्याल से तो बहुत ज़बरदस्त ऐप है। अगर आपने कोई भी लैंग्वेज सीखनी है तो उसमें बहुत अच्छे तरीके से अल्फ़ाबेट्स और किसी भी ज़बान के और उसके सेंटेंसेस और उसके जो कैजुअल सेंटेंसेस हैं, हेलो हाय वगैरह, और इस तरह से फिर आगे जाके उसकी डीप लर्निंग, ग्रामर, ये सब चीज़ें आपको वहाँ से मिल जाएंगी। इसके बाद आते हैं नंबर 7 पे। नंबर 7 जो है वो है फाइंड अ मेंटोर। मेंटोर यानी या कोई ऐसा बंदा हो जो आपको जिस फील्ड या जिस टॉपिक या जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हैं उस सब्जेक्ट में कोई कोई बंदा हो जो मास्टर हो, जो उस सब्जेक्ट को समझता हो, जो उस फील्ड को समझता हो, उस टॉपिक को समझता हो। तो आप प्रोफेशनल से कनेक्ट होते हैं। कनेक्ट होने के लिए आपके पास लिंक्डइन है, आपके पास फेसबुक है और बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे जाके आप सर्च कर सकते हैं भाई ये टॉपिक है, ये सब्जेक्ट है, ये फील्ड है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इसके आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कितने इंजीनियर्स हैं दुनिया के अंदर, आपने जाके देखा भाई कितने इंजीनियर्स हैं, आपने जाके उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट उनको भेज दी, उनसे जाके कनेक्ट हो गए लिंक्डइन के ऊपर। फेसबुक पे आप गए, आपने फेसबुक पे जाके सर्च किया मैकेनिकल इंजीनियर्स या इस तरह करके कुछ इंजीनियर्स करके कोई कीवर्ड्स लिख के, तो आपको मैकेनिकल इंजीनियर्स की एक लिस्ट मिल जाएगी। वहाँ से आप जाके प्रोफेशंस को फाइंड कर सकते हैं। इस तरह गूगल है, यूट्यूब है और बहुत सारी प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं मुख्तलिफ़ फील्ड्स के प्रोफेशंस को, मुख्तलिफ़ टॉपिक्स के, मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट्स के। तो आप इससे क्या होगा, आप उनकी जो नॉलेज है, जब एक बार आप उनसे कनेक्ट हो जाएंगे आप उनकी नॉलेज से बेनिफिट कर सकते हैं, क्योंकि वो आपसे ज़्यादा जानते हैं। जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ने जा रहे हैं वो उससे गुजर चुके हैं। तो बजाय आप अपना टाइम ज़ाया करें, अपने रिसोर्सेज ज़ाया करें, जो चीज़ पहले हो चुकी है, जो बंदा कर चुके हैं उससे फ़ायदा उठाएं, उसके रिज़ल्ट से फ़ायदा उठाएं, उसने जो मिस्टेक्स की उससे फ़ायदा उठाएंगे। जो उस मिस्टेक्स आपको बताएगा कि फ़लाँ सब्जेक्ट, फ़लाँ फील्ड के अंदर ये मिस्टेक नहीं करना, ये नहीं करना, तो वो आप वहाँ से लर्न करेंगे। तो आपको एक्स्ट्रा टाइम जो है वो आपको बचेगा। अब हो सकता है आप 1000 बंदों को 100 बंदों को आप कनेक्शन की रिक्वेस्ट भेजें, लेकिन उसमें से 5-6 बंदे, 10 बंदे कनेक्ट हों, 15 बंदे कनेक्ट हों, या हो सकता है 2 बंदे कनेक्ट हों। तो हर बंदा आपको, क्योंकि हर बंदा बिज़ी है, कोई भी आपको जो है वो फ्री नहीं बैठा होगा कि वो आपके लिए एडवाइस देने के लिए बैठा होगा फ्री के अंदर। तो आपको बहुत कम लोग मिलेंगे जो आपको हेल्प करेंगे फ्री में। तो इसमें कोई डिसाइड होने की बात नहीं है। आप गए, आपने जाके कनेक्ट हुए, कनेक्ट होने के बाद जो भी बंदा मिला उसको हेलो है किया, अच्छा उससे रिलेशन बनाया, उसके बाद उससे उस फील्ड के बारे में इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया, उससे पूछना शुरू कर दिया कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, मैं करना चाहता हूँ काम, आपका क्या एक्सपीरियंस है, और सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आप जो भी आपके साथ कनेक्ट हो उससे आप बड़ा अच्छे तरीके से रिलेशन बनाएं अपना, और उससे जाके उसके एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाएं। तो जैसे कि मैंने बात की कि स्पेंड अ कंसिडरेबल टाइम ऑन चिट चैट, उससे बात करते रहें, उससे सलाम दुआ रखें, अच्छी बातचीत रखें, टाइम लगाएं उसके साथ। तो ये क्या होगा कि वो आपको एक अच्छा आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा। वो बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा सकेगा उन चीज़ों को जो आपको शायद समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि लाजमी नहीं है कि आप तमाम चीज़ें खुद ही सीख सकें। आपको एक मेंटोर की लाजमी ज़रूरत है जो कि आपको गाइड करे उस रास्ते के अंदर। जब वो गाइड करता है तो आपके लिए रास्ते आसान हो जाते हैं। कमिंग टू नंबर 8th पॉइंट, विच इज़ कंसीडर टेकिंग अ क्लास। अब ये अगर मैं स्कूल कॉलेज की बात करूं तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है स्कूल, कम से कम स्कूल कॉलेज वालों के लिए,
कि वो क्लास में लेक्चरर की बात सुने, टीचर की बात सुने, और वो जो टॉपिक पढ़ा रहा है उसको अच्छे तरीके से ग्रैस्प करने की कोशिश करें। यूनिवर्सिटीज़ में भी के स्टूडेंट्स को भी काफ़ी हद तक कि वो भी प्रोफेसर की बात सुने। तो इससे क्या होगा, जब आप 1-1.5 घंटे का लेक्चर लेंगे तो आप अच्छी तरह से ग्रैस्प करने की कोशिश करेंगे कि वो बंदा कहना क्या चाह रहा है। हो सकता है आपको 20-30% समझ में आए, लेकिन इससे ये होगा आपका 1-1.5 घंटे का टाइम ज़ाया नहीं होगा, आप कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। तो बजाय इसकी कि क्लास में हुटिंग करने के या क्लास बंक करने के या एब्सेंट होने के, आप क्लास में बैठकर 1-1.5 घंटा कुछ ना कुछ गेट कर सकते हैं। आपको कम से कम एक आउटलाइन समझ में आ जाएगी कि टीचर कहना क्या चाह रहा है, या आपको एक गाइडेंस मिल जाएगी कि आप कहाँ से जाके पढ़ सकते हो अगर ख़ुद पढ़ना चाहो तो फॉर एग्ज़ाम्पल वो आपको स्टैटिस्टिक्स सिखा रहे हैं, तो स्टैटिस्टिक्स के अंदर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, ठीक है, मीन मीडियन मोड क्या होते हैं, वो आपको पढ़ा रहे हैं। तो आपको कम से कम ये मोटे मोटे वर्ड्स समझ में आ जाएंगे, आपको एक आउटलाइन समझ में आ जाएगी। उसको आप बाद में जाके इंटरनेट पर सर्च करना है, बुक्स पढ़नी है, वीडियोज़ देखनी है, लोगों से डिस्कस करना है, मेंटोर से डिस्कस करना है, वो आप कर सकते हैं। लेकिन क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है कि क्लास आप कोशिश करें कि लें। अच्छा जी, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप क्वेश्चन करें क्लास के अंदर, आंसर दें। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा, आपको चीज़ें भी समझ में आएंगी। जब आप क्वेश्चन करते हैं, क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है, तो उसमें आपको इन डेप्थ टॉपिक के बारे में नॉलेज मिलती है। आप जब आंसर देते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता है। कोई भी टॉपिक आपको समझना है तो जब तक आप उसमें क्वेश्चन आंसर नहीं करेंगे, आप उसकी डीप नॉलेज में नहीं जा सकेंगे। तो हो सकता है कि टीचर ने उस टॉपिक को समझाने में बड़ी मेहनत की हो, लेकिन वो तमाम चीज़ें एक्सप्लेन ना कर पाया हो। तो जब आप कोई सवाल करेंगे उससे, तो हो सकता है वो चीज़ जो इम्पोर्टेंट हो और उससे मिस हो गई हो, वो आपको क्लास में बता दे। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर बड़े इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, लेक्चर ख़त्म हुआ जी, आपने अपने दोस्तों को बिठाया, बैठ के डिस्कस करना शुरू कर दिया टॉपिक, क्या आज हमने क्या पढ़ा है और उसके बारे में किस तरीके से हम चीज़ों को लर्न कर सकते हैं, और अपने क्लासमेट्स के साथ बैठ के उनसे जो हमने डिस्कस करना शुरू कर दिया। तो सब्जेक्ट को डिस्कस करना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप डिस्कस नहीं करेंगे, दोस्तों से बैठ के बातचीत नहीं करेंगे, या इवन कि अपने टीचर से डिस्कस नहीं करेंगे, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए कि आप सब्जेक्ट को या टॉपिक को अच्छी तरीके से समझ सकें, अच्छी तरह उसको अपने जहन में बिठा सकें। अच्छा, अगर आप के पास आप नहीं लेना चाहते क्लासेस, और आप क्लासेस में आप नहीं सीख पाते, तो आपके लिए आपके पास ऑनलाइन कोर्सेज़ हैं, ऑनलाइन क्लासेस आप वहाँ से जाके ले सकते हैं। वहाँ पे बहुत अच्छी बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ दुनिया की, MIT और येल यूनिवर्सिटी वगैरह, वो उनके जो लेक्चरर्स हैं, उनके जो प्रोफेसर्स हैं, उनकी वहाँ वीडियोस पढ़ी हैं, ऑडियो लेक्चर पढ़े हैं, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। यानी एक बहुत वास्ट आपके पास डेटाबेस है सीखने के लिए। तो वहाँ से जाके आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोर्सेरा है। कोर्सेरा एक बहुत अच्छी वेबसाइट है जहाँ पे आपको दुनिया भर के अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के बेहतरीन प्रोफेसर्स के लेक्चर्स मिल जाएंगे, जहाँ उन्होंने बड़े अच्छी तरीके से टॉपिक को समझाया हुआ है। तो मैं पर्सनली आप लोगों को ये इस बारे में आपको पुश करूँगा कि आप जाके कोर्सेरा को जाके सर्च करें और उसके लेक्चर्स जाके देखें। वहाँ से आपको बड़ी अच्छी इस बारे में मतलब बहुत अच्छी जो है वो लर्निंग मिल सकती है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है फॉलो अ सिलेबस। फॉलो अ सिलेबस का क्या मतलब है? भैया आपने कहा मुझे ये टॉपिक पढ़ना है। अब टॉपिक पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है? हैपेज़र्ड रैंडमली पढ़ना शुरू कर देंगे, ये भी आ रहा है वो भी आ रहा है। आपने नेट पे जाके सर्च किया, आप स्कूल के या कॉलेज के स्टूडेंट हैं, आपको वहाँ यूनिवर्सिटीज़ और PhD लेवल के वहाँ पे रिसर्च पेपर्स मिल रहे हैं, तो आप क्या वो पढ़ना शुरू कर देंगे? नहीं पढ़ना शुरू करेंगे। आपको देखना है कि आपका सिलेबस क्या है, आपने किस कन्फाइंड टेरिटरी के अंदर रहना है, आपने किस डिफाइंड टेरिटरी में रहना है, आपकी बाउंड्रीज़ क्या हैं। तो अगर आप उससे बाहर निकलेंगे तो फिर वो यूज़लेस है, क्योंकि वो आपके किसी काम का नहीं, ना वो आपके पेपर में आएगा, ना वो आपको समझ में आएगा। ठीक है जो बाकी चीज़ें हैं, जो रिसर्च पेपर्स हैं PhD प्रोफेसर्स के, वो आपको समझ में नहीं आएंगे। आपको जोश आया, आपने उठा के पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, उसको पढ़ेंगे भी तो कोई फ़ायदा नहीं है आपको। आपने वो चीज़ें पढ़नी है जो आपके सिलेबस से रिलेटेड है। तो सिलेबस जो है वो आपको एक गाइडलाइन प्रोवाइड करता है, आपको एक लिमिट प्रोवाइड करता है कि आपने सीखना क्या है, आपने पढ़ना क्या है।
ठीक है ना, आपने कहाँ तक जाना है पढ़ने में, आपने इस लिमिट को क्रॉस नहीं करना। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो कि भाई मेरा सिलेबस क्या है। ये सिलेबस मिलेगा कहाँ से, तो आप जाएँ अपने बैग खोलें, बैग में से बुक निकालें, और बुक निकालने के बाद आपको पता चलेगा कि जो उस बुक का पहला पेज है जहाँ इंडेक्स बना हुआ है, वो इंडेक्स आपका पूरा सिलेबस है उस बुक का। ठीक है, या आपका जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम आप देने वाले हैं कोई भी, उस एग्ज़ाम के जो क्वेश्चंस हैं उनको देखकर आप अपना सिलेबस खुद बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जॉब के लिए एक टेस्ट देना चाह रहे हैं, तो आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग आप उस सैम्पल उसका सैम्पल टेस्ट देखेंगे। सैम्पल टेस्ट में क्वेश्चंस देखेंगे, उसमें क्या क्या टॉपिक पूछे गए हैं, वो टॉपिक आप अपने सिलेबस का हिस्सा बनाएंगे और बना लेंगे। जहाँ तक स्कूल कॉलेज की बात है, तो वहाँ तो एक डिफाइंड सिलेबस होता है स्कूल का, बोर्ड का, जो कि फॉलो करना होता है। तो वो आपके लिए बड़ा ईजी है कि आप टीचर्स आपको बता देंगे, आपको बुक से मिल जाएगा। आपको उस पर एग्ज़ाम को, अपने एग्ज़ाम के क्वेश्चंस को देखने की शायद ज़रूरत ना पड़े, आपको बुक से ही सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन हाँ, जहाँ कोई डिफाइंड नहीं होता, कोई आपको एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम पास करना है, तो आपको उस एग्ज़ाम के क्वेश्चंस देखने पड़ते हैं। आप जीएटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप एसएटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप कोई भी इस तरह का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उसका कोई अगर प्री डिफाइंड सिलेबस नहीं है, तो आप उसके क्वेश्चंस को देख के वहाँ से टॉपिक निकाल के, और वह फिर आप अपना सिलेबस बना सकते हैं कि भाई मुझे ये पढ़ना है, मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़नी है, मुझे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़नी है, मुझे सिविल इंजीनियरिंग पढ़नी है, इनकी बेसिक्स पढ़ने हैं, मुझे साइंस के बेसिक्स पढ़ने हैं, मुझे आर्ट्स के बेसिक्स पढ़ने हैं, मुझे कॉमर्स के बेसिक्स पढ़ने हैं। तो आप मुख्तलिफ़ क्वेश्चंस को देख के आप एनालाइज़ कर सकते हैं कि भाई मेरा सिलेबस क्या होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब चलते हैं हमारी टिप नंबर 10 के ऊपर, जो कि है मार्क योर गोल्स। अब ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मार्क योर गोल्स, अपना जो गोल है, अपना जो मकसद है, उसको मार्क कर लें कि भाई मुझे यहाँ तक जाना है। मिसाल के तौर पे अगर आप जैसे जो रेस की जाती है, ठीक है, जो एथलीट्स हैं उनके लिए भी मार्क लगा होता है कि भाई यहाँ पे फिनिश लाइन है, या कोई जो कार रेसिंग हो रही है तो वहाँ भी मार्क लगा होता है कि आपने इतने लैप कवर करने के बाद जब आप इस मार्क से गुजरेंगे तो आपकी रेस पूरी हो जाएगी। तो जो गोल्स होते हैं वो इसी तरह के मार्क होते हैं कि आपको पहुंचना कहाँ तक है। ठीक है, आपको कहाँ तक जाना है, आपको क्या क्या अचीव करना है। ठीक है, तो मिसाल के तौर पे अगर आप बात कर रहे हैं कि यार मैं ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग पढ़ रहा हूँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहा हूँ, ठीक है, या साइंस या केमिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, कोई चीज़ पढ़ रहा हूँ, तो वो मुझे करना क्या क्या, मुझे पढ़ना क्या क्या। अगर मैं कार्स की बात करूँ तो मुझे पहले तमाम कार्स के नाम आने चाहिए, उनकी कंपनीज़ के नाम आने चाहिए, उनको क्लासीफ़ाई करना आना चाहिए, उनको आपस में कंपेयर करना आना चाहिए। ठीक है, मुख्तलिफ़ रंग की गाड़ियों को अलग करना, मुख्तलिफ़ हॉर्स पावर की गाड़ियों को अलग करना, मुख्तलिफ़ टॉर्क की गाड़ियों को अलग करना, एक्सेलरेशन के हिसाब से उनको क्लासीफ़ाई करना। ठीक है, नंबर ऑफ़ व्हील्स के हिसाब से ऑटोमोबाइल्स को क्लासीफ़ाई करना। ठीक है, कंपनीज़ के हवाले से गाड़ियों को क्लासीफ़ाई करना। ठीक है, एयर कंडीशनिंग, नॉन एयर कंडीशनिंग के हवाले से, ईसीयू नॉन ईसीयू के हवाले से, मेकर के हवाले से। ठीक है, तो ये तमाम बातें आपको क्लासीफ़ाई करने में रखनी होंगी। तो आपको ये पता हो कि भाई मुझे करना क्या है, मुझे मेरा गोल क्या है, मुझे असल में मैं करना क्या चाहता हूँ। ठीक है, मैं सब्जेक्ट को करने के बाद, सीखने के बाद क्या करना चाहता हूँ, या मैं सब्जेक्ट में मैं क्या क्या कर सकता हूँ और करना चाहिए, मुझे क्या क्या सीखना है। अगर मैं केमिस्ट्री सीख रहा हूँ तो मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखनी है, एनालिटिकल केमिस्ट्री सीखनी है। ठीक है, मुझे पता है कि भाई मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखनी है, तो मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ना शुरू करूँगा। एनालिटिकल केमिस्ट्री को हाथ नहीं लगाऊंगा, इनऑर्गेनिक को हाथ नहीं लगाऊंगा, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री को हाथ नहीं लगाऊंगा। ठीक है, तो या फिर आप ये कह दो मैं मुझे तमाम टॉपिक्स समझने हैं केमिस्ट्री के, लेकिन एक एक करके। तो आप पहले गोल मार्क करते हैं, पहले मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखूंगा, फिर उसके बाद में सीखूंगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिस, उसके बाद मैं सीखूंगा एनालिटिकल केमिस्ट्री, फिर मैं सीखूंगा फिजिकल केमिस्ट्री, फिर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, फिर एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, फिर न्यूक्लियर केमिस्ट्री एंड सो ऑन। तो मैं अपना एक गोल बना लूँगा कि भाई मुझे इस तरह से लेके चलना है चीज़ों को। तो जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है कि अगर आप रोड पे भाग रहे हो और आपको नहीं पता कि आपकी मंजिल कहाँ पर है, आपको पहुँचना कहाँ पर है, तो आप अपनी एफ़र्ट्स को एग्जॉस्ट कर रहे होंगे। ठीक है ना, आप ज़ाया कर रहे होंगे अपनी एफ़र्ट्स को, अपने रिसोर्सेज को, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरा, गोल्स क्या होते हैं? गोल्स ये कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ मार्क्स होते हैं जो आप एक टाइम के बाद
अचीव करते हैं। आपने कभी मैं 2 दिन के अंदर ये टॉपिक पढ़ूंगा, 4 दिन में ये टॉपिक पढ़ूंगा, 6 दिन में ये। तो ओवर द कोर्स ऑफ टाइम आप कुछ गोल सेट करते हैं और उन गोल्स को, उन पॉइंट्स को आप अचीव करते हैं। फिर सेटिंग गोल्स बिफोर स्टार्ट, यानी आप स्टार्ट करने से पहले ही डिसाइड करेंगे कि मुझे कहाँ जाना है। ऐसा नहीं है कि आपने स्टार्ट करने के बाद आपने बोला कि मुझे अब मैं ये करना चाह रहा हूँ, अब फिर ये करना चाह रहा हूँ, फिर मुझे ये करना है। आपने कहना है अभी मैं स्टार्ट करने से पहले आपको पता है मुझे यहाँ जाना है, फिर यहाँ जाना है, फिर तीसरे पॉइंट के ऊपर जाना है। तो जब मुझे पता होगा कि भाई राइट पाथ क्या है, सही रास्ता क्या है, वो कब पता चलेगा? जब मैं अपने गोल्स को सेट करूँगा अपना काम स्टार्ट करने से पहले, अपने टॉपिक पे स्टडी स्टार्ट करने से पहले। जब तक मैं टॉपिक पे स्टडी स्टार्ट नहीं करूँगा तब तक मुझे पता नहीं चल पाएगा कि सही रास्ता क्या है। अगर मैं चलना शुरू कर दूँ और चलने के बाद बोलूँ चलो अगर मैं कोई मसला नहीं, मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँ तो ये मेरा गोल कंप्लीट हो गया, या चलो मैं अपने नेट पे मैंने सर्च करना शुरू कर दिया है, ये टॉपिक समझ लेता हूँ तो ये टॉपिक हो गया, तो इस बंदे की वीडियो देख ली तो चलो मेरा टॉपिक कवर हो गया। ऐसा नहीं है, आपको सेट करना पड़ेगा आपने सीखना क्या क्या, आपने कैसे सीखना है और आपने गोल कैसे बनाना है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 11 के ऊपर। ये पिछली स्लाइड से ही कनेक्टेड है गोल बनाने का, कि जब आप गोल सेट करते हैं तो आप ये नहीं कहते मैं 1 साल बाद करूँगा ये काम या 2 साल बाद करूँगा, आप एक टाइमलाइन बनाते हैं। आपको पता है भाई एग्ज़ाम के अंदर 4 महीने को तोड़ते हैं आप फ्रैक्शंस में, और फ्रैक्शंस में तोड़ने के बाद आप कहते हैं मेरे पास 12 गोल हैं और 4 महीने, तो पर महीने के 3 गोल हो गए, तो 1 महीने में 3 गोल करने और 4 हफ्ते के अंदर 3 गोल करने हैं, तो यानी कि 10 दिन के अंदर मुझे 1 गोल पूरा करना है। फिर भी आप थोड़ा पीछे कर लेते हैं, आप कहते हैं भाई मुझे 9 दिन में करना है ताकि 1 दिन का मेरे पास मार्जिन हो, या 9.5 दिन में करना है। तो आप एक टाइमलाइन डिसाइड करते हैं कि भाई मुझे इस टाइम के ऊपर ये गोल अचीव करना है और ये मेरे पास डेडलाइन है। तो डेडलाइन जो होती हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्स हैं अपने टास्क को कंप्लीट करने का। अगर वो नहीं होंगी आपके पास, आप ना ट्रैक पे रख सकेंगे अपनी स्टडी को, अपने टॉपिक को, और आप अपने ट्रैक से उतर जाएंगे। ठीक है ना, आप को 2 दिन के अंदर कोई टॉपिक कवर करना था, आपने उस पर 4 दिन लगा दिए, तो आपने अगले वाले जो टॉपिक है उसके 2 दिन आपने खा लिए एक्स्ट्रा में। ठीक है, आपने 2 दिन उसके ज़ाया कर दिए। तो आपको पहले से सोचना पड़ेगा कि भाई ये डेडलाइंस मुझे सेट करनी है, मुझे इससे पहले ये काम करना है, और उसके बाद अगर मैं ये काम करूँगा तो ये मेरे टाइम के लिए भी नुकसानदायक है, मेरे रिसोर्सेज के लिए भी, और मेरी यानी जो भी मैं पढ़ना चाह रहा हूँ, जो स्टडी करना चाह रहा हूँ टॉपिक, वो मैं अच्छी तरीके से टाइम के अंदर पूरा नहीं कर पाऊँगा, मैं अपना गोल कंप्लीट नहीं कर पाऊँगा। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप अपना कैलेंडर सेट कर सकते हैं, घर पे जो आपके कैलेंडर मौजूद है उस पर मार्किंग कर सकते हैं, या आप अपने मोबाइल के अंदर एक ऐप डाल सकते हैं, कैलेंडर के अंदर मार्किंग कर सकते हैं, रिमाइंडर डाल सकते हैं कि मुझे इस तारीख तक, इस दिन तक ये चीज़ कंप्लीट करनी है, या आप उसके लिए गैंट चार्ट बना सकते हैं। तो आपके पास बहुत सारे तरीके हैं टाइमलाइन को सेट करने के। अच्छा जी, अब आ जाते हैं जो लास्ट स्लाइड है हमारी इस वीडियो की, जो कि बड़ी इम्पॉर्टेंट है, वो है अंडरस्टैंडिंग योर लर्निंग स्टाइल। कि आप इस बात को समझें कि आपका लर्निंग स्टाइल है क्या, आपने किस तरीके से चीज़ों को लेके चलना है, आपने किस तरह से चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है। यानी आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरीके से चीज़ों को सीख सकते हैं। यानी कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं भाई हम चीज़ों को देखकर, पढ़कर समझ सकते हैं, कुछ कहते हैं हम अगर सुन लें या वीडियो देख लें तो हम सीख सकते हैं, कुछ होते हैं जब तक हम परफॉर्म नहीं करेंगे प्रैक्टिकल तब तक हम नहीं सीख पाएंगे। तो 3 मेजर स्टाइल्स होते हैं लर्निंग के, जिसमें कि होती है विजुअल लर्निंग। विजुअल लर्निंग का मतलब है कि आप किसी चीज़ को देख कर सीख रहे हैं, आपने कोई वीडियो देखी, आपने कोई बुक रीड की, आपने कोई टॉपिक पढ़ा, आपने कोई लेक्चर अटेंड किया, तो आप वहाँ विजुअल देख रहे हैं, बोर्ड पे देख रहे हैं, आपने देखकर चीज़ों को सीखा, चीज़ों को देखा, समझा, सीखा। ठीक है, तो ये कहलाती है विजुअल लर्निंग। विजुअल लर्निंग के बाद आपकी आती है ऑडिटरी लर्निंग। ऑडिटरी लर्निंग का मतलब होता है कि आप ऑडियो सुन के लेक्चर्स को लिसन करें। तो जैसे मैंने पहले भी पिछली स्लाइड्स के अंदर कहा था कि मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स पर ऑनलाइन लेक्चर्स पढ़े हैं, बहुत सारे अच्छे प्रोफेसर्स के, बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर हैं जिन्होंने अपने लेक्चर्स उठा के वहाँ पे उन वेबसाइट्स पर डाल दिए हैं कि आप उनको सुने और लर्न करें, या वीडियोज़ उनको आप देख लें। तो कुछ लोग कहते हैं जो सुनकर बड़े अच्छे तरीके से चीज़ों को समझते हैं और बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, वो इतना ज़्यादा विजुअल लर्निंग से ही समझ पाते हैं जितना अच्छा उन्हें ऑडिटरी लर्निंग से समझ में आता है। तो ये लोग, इनको चाहिए कि ये सिर्फ
ये मतलब पहले आप आइडेंटिफाई करें कि आप किस लर्निंग फ़ेज़ के अंदर हैं, ठीक है। आप यानी किस लर्निंग टाइप के अंदर हैं, फेज़ तो नहीं कहेंगे, लर्निंग टाइप कहेंगे कि कौन सी टाइप की लर्निंग आप कर सकते हैं आपसे, यानी आप किस टाइप के अंदर आते हैं। तो इसके बाद होती है काइनेस्थेटिक लर्निंग का मतलब है कि भाई आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं, आप काइनेटिक आप मोशन करते हैं, मूव करते हैं और मूव करने के बाद चीज़ों को सीखते हैं, समझते हैं और उसके बाद उस टॉपिक के बारे में कोई जजमेंट पास करते हैं, कोई सवाल करते हैं, कोई जवाब देते हैं। तो आप चीज़ों को सीखते हैं बाय परफॉर्मिंग प्रैक्टिकल, ये होती है काइनेस्थेटिक लर्निंग। तो जो पिछली तमाम स्लाइड्स थी उनको मिलाया जाए और इस स्लाइड को मिलाया देखा जाए तो ये सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड है। मैं कहूँगा कि आपको पहले पता हो कि आप किस तरीके से अच्छा सीख सकते हैं। आप रीडिंग करके सीख सकते हैं, आप ऑडियो के ज़रिए अच्छा सीख सकते हैं, या आप प्रैक्टिकल करके अच्छा सीख सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आपको एनालाइज़ करना है, आपको समझना है और आपको पता होना चाहिए कि आपका जो लर्निंग वे है वो क्या है। उसके बगैर आप अगर चीज़ों को सीखने जाएंगे, अगर आप विजुअल लर्नर हैं और आप मेरे कहने के ऊपर आपने लेक्चर सुनना शुरू कर दिए तो यानी आपका जो सीखने की जो लर्निंग की स्पीड है वो बिल्कुल वो नहीं होगी जो आप ऑडिटरी लर्निंग में सीख सकते हैं। और अगर आप एक काइनेस्थेटिक लर्नर हैं और आप विजुअल लर्निंग कर रहे हैं तो वो भी आपको फ़ायदा नहीं देगी। तो ये तमाम चीज़ों को आपको एनालाइज़ करना है, आपको समझना है कि यार मैं किस तरीके से ज़्यादा समझ सकता हूँ। क्या मैं बुक्स रीड करके अच्छा समझ सकता हूँ, या मैं ऑडियो सुन के अच्छा समझ सकता हूँ, या मैं वीडियो देख के अच्छा समझ सकता हूँ, या मैं अपनी सराउंडिंग से या प्रैक्टिकल परफॉर्म करके या लोगों से डिस्कस करके मैं किस तरीके से अच्छा समझ सकता हूँ। तो ये मुझे पता होना चाहिए। जब तक मुझे ये चीज़ें पता नहीं होंगी, जब तक मुझे ये समझ नहीं होगी कि मैं कैसे लर्न करूँ चीज़ों को, किस तरह समझूँ और किस तरीके से टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के बाद उसको आगे कन्वे करूँ, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो एक और जो टिप मैं आपको एक्स्ट्रा देना चाहूँगा इसके अंदर वो है कि कहा जाता है कि टीचिंग इज़ ट्वाइस लर्निंग। टीचिंग इज़ ट्वाइस लर्निंग का मतलब ये है कि जब आप पढ़ाते हैं तो आप डबल सीखते हैं। मिसाल के तौर पे आपने एक टॉपिक पढ़ा और टॉपिक पढ़ने के बाद आपने वो टॉपिक अपने से जूनियर को पढ़ा दिया या किसी और क्लासमेट को पढ़ा दिया, तो वो आपसे सवाल करेगा। जब आपसे उल्टा सवाल करेगा तो फिर आप और डीप में जाके लर्न करेंगे चीज़ों को। आपके जब तक ख़ुद के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे आप आगे बंदे को कन्विंस नहीं कर पाएंगे, उसको समझा नहीं पाएंगे। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप जाके सर्च करेंगे और डीप में जाके समझेंगे चीज़ों को, और जाके अपने प्रोफेसर से, लेक्चरर से, टीचर से जाके पूछेंगे टॉपिक के बारे में, बुक्स को पढ़ेंगे, वीडियोस को देखेंगे और डीप जाके लर्न करेंगे और उस पर्टिकुलर सवाल को जाके सर्च करेंगे, इंटरनेट पे देखेंगे, वीडियोस देखेंगे, गूगल को जाके सर्च करेंगे। तो फिर आपको पता चलेगा कि भाई मैं किस तरीके से यानी अच्छे तरीके से टॉपिक को समझ सकता हूँ। तो जो टीचिंग होती है दैट इज़ ट्वाइस लर्निंग। जब तक आप पढ़ाएंगे नहीं, जब तक आप दूसरे बंदे को सिखाएंगे नहीं, आप ख़ुद नहीं सीख सकते। तो यदि मैं रिकमेंड करूँगा कि जब भी आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, तो अच्छा ये कि आप या तो किसी को समझाएं, अपने से जूनियर को, अगर वो नहीं मिलता किसी दोस्त को समझाएं, वो भी नहीं मिलता, घर में किसी छोटे बहन भाई को समझाएं, वो भी नहीं है, तो फिर आप कोई एक लेक्चर वीडियो बनाएं और वो उठा के वो एक लेक्चर वीडियो बना के यूट्यूब पर डालना शुरू कर दें। वहाँ पे हो सकता है कि लोग कमेंट में सवाल करें और आपसे पूछें कि अगर ये हो तो इसका मतलब क्या है, या अगर इसको ऐसे कर दिया जाए या इसको वैसे कर दिया जाए तो क्या होगा। तो वहाँ क्या होगा कि आपके पास सवालात आएंगे। जब आपके पास सवालात आएंगे तो फिर आप समझ सकते हैं और आप अच्छे तरीके से अपने टॉपिक को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये वो कुछ 12 टिप्स थी जो कि मैंने सर्च करने के बाद और कुछ अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों के साथ शेयर की। मेरा इरादा इसके बाद है कि हम मुख्तलिफ़ टॉपिक्स को, मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे जो कि 9, 10, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, इवन के इंजीनियरिंग रिलेटेड सब्जेक्ट्स भी मैं आप लोगों को इसमें इन वीडियो लेक्चर्स के थ्रू पढ़ाऊँगा। ECAT, MCAT जो रिक्वायरमेंट है लोगों की, तो उस पर इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में प्रिपेयर करूँगा। और इस तरह की और भी अच्छी वीडियोस आएंगी, तो आप इस चैनल को जो है वो लाइक करें, इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें
और इन दी एंड मैं बस ये कहना चाहूँगा कि जो एजुकेशन है वो बजाय ये कि हम सिर्फ कन्वेंशनल सोर्सेज से देखें, आज हमारे पास इंटरनेट मौजूद है। इंटरनेट के होते हुए हम सिर्फ कन्वेंशनल रिसोर्सेज के ऊपर रिलाई नहीं करना चाहिए हमें, और आगे बढ़ के आगे निकल के चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहिए। ज़माना बहुत तेज़ी से आगे जा रहा है, चीज़ों का स्कोप कम ज़्यादा होता जा रहा है, तो हमें बहुत तेज़ी से अपने गिर्द जो सराउंडिंग चेंज हो रही है उसको एनालाइज़ करके ख़ुद भी उसके हिसाब से चेंज होना है। तो थैंक यू सो मच।